आज की क्लास में हम पाठ 13 क्रिया सीखेंगे। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया से आप क्या समझते हैं, इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम लिखने जा रहे हैं। इसको ध्यान से देखेंगे। हमने परिभाषा लिखी है बेटा, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे ज्ञापन में लिखा हमने, श्याम पढ़ रहा है, रवि खेल रहा है, श्यामा पुस्तक पढ़ रही है। इसमें ध्यान देंगे, ये पढ़ रहा है, खेल रहा है और पढ़ रही है, ये क्रिया रूप है। इन शब्दों से हमें यह पता चल रहा है, भाषा में लिखा है, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे ही हम क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों को पढ़ने के बाद हमें यह पता चला, जैसे श्याम पढ़ रहा है, इसमें यह जो श्याम कोई बच्चा है वह क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो ये पढ़ रहा है पूरी क्या है? इसमें क्रिया है। इसमें पढ़ धातु है, पढ़ मूल क्रिया है और ये रहा है सहायक क्रिया। एक मूल क्रिया होती है मुख्य क्रिया और दूसरी सहायक क्रिया। इन दो क्रियाओं के योग से ही वाक्य क्रिया का पूरा होता है। रवि खेल रहा है, इसमें खेल मुख्य क्रिया है और रहा इसकी सहायक क्रिया है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी रह रही है। श्यामा पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है, तो ये पढ़ रहा है, खेल रहा है और पढ़ रही है। इन सबों से हमें यह पता चल रहा है कि कार्य हो रहा है। क्लियर? अब हम बात करेंगे क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को भी जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक धातु आता है बेटा, धातु को भी जानना बहुत जरूरी होता है। धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? आपसे अगर कोई प्रश्न पूछे कि धातु किसे कहते हैं और धातु पहचानना भी आना चाहिए आपको, तो उसकी हम पहचान बता देंगे भी। जैसे पढ़, चल, बैठ, उठ, दौड़ आदि, ये क्या है? धातु है। ये क्रिया का मूल रूप होता है। इनमें प्रत्यय जोड़कर क्रिया का अन्य रूप बनता है। इनमें हम जब प्रत्यय लगा देते हैं, खास तौर से ना प्रत्यय लगा देने पर इनका अन्य रूप बन जाता है। पढ़ से पढ़ना बन जाएगा, चल धातु से चलना, बैठ धातु से बैठना, उठ धातु से उठना, दौड़ धातु से दौड़ना आदि। अब ध्यान रखिए, अगर आपको खेलना शब्द दे दिया है, जैसे वह खेल रहा है, तो इसमें ध्यान रखिए, इसमें खेल धातु है। बच्चा दौड़ रहा है, इसमें दौड़ क्या है? धातु है। ठीक है, तो दौड़ना में भी दौड़ धातु है। दौड़ रहा है तो अपने आप वो दौड़ क्या है? उसकी मूल रूप, क्रिया का मूल रूप धातु है। जैसे खाना खा रहा है, खा धातु भी होता है बेटा, खा धातु। खाना खा रहा है, जो खा है, खा, ये भी धातु होता है। क्रिया का मूल रूप। ठीक, क्रिया के मूल रूप से अगर आपको प्रत्यय लग करके वो क्रिया का अन्य रूप बना है, तो उसमें से प्रत्यय जैसे ही हम अलग करेंगे वह क्रिया का मूल रूप अपने आप स्वतः सामने आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्रिया के भेद की। क्रिया के कितने भेद होते हैं बेटा? इसके दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद? दो भेद, और ये दो भेद आपको याद होने चाहिए। पहला होता है कर्म के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। क्रिया के जो दो भेद होते हैं, वे पहला होता है कर्म के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर भी जो क्रिया के भेद हैं उसके भी दो भेद हो जाते हैं, दो भेद हो जाते हैं। पहला होता है एक अकर्म क्रिया और दूसरा सकर्म क्रिया।
और रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद। कौन? संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो अब हम इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद जानते हैं। उसमें से पहले सबसे पहले हम अकर्मक क्रिया को जानते हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं बेटा? ध्यान से देखिएगा, ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। जो बातें परिभाषा से संबंधित अकर्मक क्रिया की लिखी गई हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। अकर्मक का अर्थ है कर्म के बिना क्रिया, यानी ऐसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है, या अर्थात जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे कौन सी क्रिया कहते हैं बेटा? अकर्मक क्रिया। अकर्मक का मतलब ही यही होता है, अर्थ ही होता है कि वह क्रिया जिसमें कर्म न हो, इसीलिए उसको अकर्मक कहते हैं। ठीक, जैसे मुन्नी रोने लगी, इसमें कर्म नहीं है बेटा। रोना क्रिया तो इसमें हो रहा है पर इसमें कर्म नहीं है। सीधा रोने क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? मुन्नी के ऊपर, कर्ता। ये मुन्नी क्या है? कर्ता। जैसे घोड़ा तेज भागता है, तेज भागता है कौन? घोड़ा। इसमें कर्म कहीं नहीं है, ठीक है। भानु उठ गया, कौन उठ गया? भानु। भानु करता है। लेकिन हमने क्या आपसे कहा था, अभी अकर्मक क्रिया पहचानने का नियम है कि क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिल जाए क्रिया के साथ, तब जान लीजिए कि वह क्रिया सकर्मक हो जाएगी। क्यों? जब अगर क्रिया में बेटा कर्म रहेगा तो क्या प्रश्न जैसे ही करेंगे वह कर्म अपने आप बाहर निकल के आएगा। अगर क्या के बाद अगर क्या से नहीं मिलता है तो किसे और किसको, या इन 3 प्रश्नों के करने से वह क्रिया के कर्म को तुरंत बाहर कर देगा। कर्म होगा तब, अगर कर्म नहीं है तो इसका आंसर कोई नहीं मिलेगा, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तो आप स्वतः जान लीजिएगा कि यह क्रिया अकर्मक है। जैसे अकर्मक क्रिया की पहचान, क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता है तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। यही बातें हम आपको बताए थी, इसको हमने लिख भी दिया है। बिमला दौड़ रही है, बिमला दौड़ रही है, सोहन चलता है। अब इसमें देखिए क्या दौड़ रही है, आंसर मिला नहीं। आंसर अगर मिल भी रहा है तो मिल रहा है ये बिमला। बिमला जबकि करता है, दौड़ने का कार्य कौन कर रहा है? बिमला। ये बिमला कर्म नहीं है, इसलिए कर्म इसमें नहीं मिला, इसलिए यह क्रिया अकर्मक की होगी। सोहन चलता है, क्या चलता है? कोई आंसर नहीं, कर्म इसमें है नहीं, इसलिए आंसर अपने आप में मिलेगा ही बेटा। अगर है का, ये सोहन हमारा करता है, इसलिए अगर हमको लगता है क्या चलता है तो आपको लगता है कि शायद कह देंगे कि सोहन चलता है। सोहन है पर यह कर्म नहीं है, सोहन क्या है? करता है। इसलिए जब वह कर्म का उत्तर देने लगे क्या, किसे, किसको, तब वह सकर्मक की क्रिया हो जाएगी। मतलब समझ में आई? अब हम कर्म के आधार पर क्रिया के दूसरे भेद की चर्चा करेंगे, सकर्मक के आधार पर क्रिया का जो दूसरा भेद होता है उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? सकर्मक क्रिया। इसे आपको भी याद रखना बहुत जरूरी होता है। अब आइए जानते हैं सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है या कर्म सहित क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक का अर्थ ही होता है बेटा कर्म सहित, और अकर्मक का अर्थ होता है कर्म रहित। ऊपर हम अकर्मक क्रिया पढ़े थे जिसमें कर्म के बिना क्रिया हम लिखे थे। कर्म के बिना यानी रहित का मतलब होता है कर्म के बिना, और सहित का अर्थ कर्म के साथ क्रिया। तो सकर्मक जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है, और उसमें हम लिखे थे जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है या कर्म
सहित क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये परिभाषा आपको सकर्मक की बिल्कुल आनी चाहिए। जैसे श्याम ने गीत गाया, रवि फल खाया। यह दोनों वाक्य सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। आइए अब इसको हम पहचानते हैं कि सकर्मक क्रिया की पहचान किस प्रकार से करें। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए सकर्मक की क्रिया के साथ, यानी जो वाक्य लिखा है उस क्रिया के साथ क्या, किसी तथा किसको प्रश्न करने से यदि उत्तर मिलता है तो वह क्रिया कैसी होगी बेटा, सकर्मक की होगी। जैसे इन्हीं वाक्यों को हम ले लेते हैं। श्याम की जगह हमने कपिल रख दिया। कपिल ने गीत गाया, पहला वाक्य, और दूसरा रवि फल खाया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हमको क्रिया के साथ प्रश्न करना है। क्या, पहला प्रश्न क्या करेंगे, क्या से उत्तर नहीं मिलता है तब अगली की तरफ बढ़ेंगे। तो गीत गाया, गाना क्रिया है, इसमें हमने क्रिया से प्रश्न किया, क्या गाया। ठीक, तो तुरंत आंसर दे रहा है गीत गाया। आपको भी आंसर मिल रहा है ना कि हम जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं ना। यह बेटा गीत आंसर अपने आप में दे रहा है। क्या गाया, गीत गाया। तो गीत क्या हो गया बेटा हमारा, ये कर्म हो गया। यानी जिस वाक्य में कर्म है, तो हमने पहले ही बताया जिस वाक्य में, यानी जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है, जिस क्रिया में कर्म मौजूद होता है, वह क्रिया सकर्मक की होती है। दूसरा वाक्य फिर से देख लेते हैं। रवि फल खाया, रवि फल खाया, खाना क्रिया है, इसमें खाया क्रिया से प्रश्न करते हैं, क्या खाया। आंसर मिल जा रहा है हमें, उत्तर तुरंत मिल रहा है फल, और इसमें मिल रहा था गीत। ये फल, फल क्या है हमारा, कर्म है, अर्थात यह भी क्रिया सकर्मक की है। दोनों क्रियाएं सकर्मक की हुई। इस आधार पर आप अकर्मक और सकर्मक को बखूबी पहचानेंगे। क्लियर। अब हम बात करेंगे रचना के आधार पर कर्म क्रिया के